हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड मसल टीवी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। एंड वीडियो के मेन टॉपिक पे जाने से पहले आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज का मेरा वीडियो बेस्ड है अपॉन न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग। अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डर्स, फॉर अदर एथलीट्स, फॉर एनी अदर स्पोर्ट्स पर्सन, people who are overweight, people who are underweight, or people who want to maintain their regular fitness. This topic is important for each and every category of person. तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग क्या चीज़ है? जो कैलोरीज हम लोग इनटेक करते हैं वो दो प्लेसेस में जाती है। वन इज मसल, the other is it is stored as fat. तो ये जो डिसीशन कि ये कैलोरी मसल में जाएगी कि ये कैलोरी फैट एज फैट स्टोर होगी, किस दिशा में जाएगी, इसका पार्टीशनिंग कैसे होगा, इसी चीज़ को कहते हैं न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग। तो न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग either it can be good or it can be bad. तो हमारी बॉडी गुड पार्टीशनिंग करती है कि बैड पार्टीशनिंग करती है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इफ अगर हमारी बॉडी गुड न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग करती है तो जो कैलोरीज हम लोग इंटेक कर रहे हैं इट स्ट्रेट ऑफ गोज टू द मसल और वो एज अ फ्यूल यूज़ हो जाती है। और अगर हमारी बॉडी कैलोरी पार्टीशनिंग, न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग सही से नहीं कर रही है, इफ़ इट इज़ डूइंग अ बैड पार्टीशनिंग और नो पार्टीशनिंग, तो हर एक पाउंड ऑफ मसल गेन के अगेंस्ट कोई भी 2 to 3 पाउंड्स ऑफ फैट गेन कर सकता है इफ द न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग इज इम्प्रॉपर और इट इज नॉट देयर एट ऑल। और अगर हमारी बॉडी अच्छे से न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग कर रही है तो जो कैलोरी हम लोग इनटेक कर रहे हैं दैट स्ट्रेट ऑफ गोज टू द मसल and does not get stored as fat। ठीक वैसे ही गुड पार्टीशनिंग में जो कैलोरीज हमारी बॉडी बर्न कर रही होती है दैट कम्स फ्रॉम बर्निंग ऑफ फैट अलोन एंड नॉट मसल्स। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए कि गुड पार्टीशनिंग के मामले में क्या हो रहा है बॉडी में और बैड और नो पार्टीशनिंग के मामले में बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है। तो गुड पार्टीशनिंग का और बैड पार्टीशनिंग का डिफरेंस पहले जान लीजिए। अब ये जो गुड एंड बैड पार्टीशनिंग प्रोसेस है बॉडी का, इसमें भी कुछ लोग जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं and most of the people are not genetically gifted. So what is the difference between genetically gifted and not gifted? आपने बहुत से लोगों में नोटिस किया होगा कि वो लोग चाहे कोई भी वर्कआउट कर ले या कोई भी डाइट कर ले या ना भी करे डाइट या वर्कआउट, उनकी बॉडी की कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है। दे लुक टोन्ड, they look lean muscular and also they don't store fat easily. they don't, वो लोग चाहे कुछ भी वर्कआउट करें या कुछ भी खाएं, उनका बॉडी कंडीशन एकदम अप टू द मार्क रहती है। These are the genetically gifted people.
और बाकी के लोग जो हैं, दोज हु आर नॉट गिफ्टेड, दे गेन फैट इजीली। और वर्कआउट और डाइट के हिसाब से उनकी बॉडी बनती है। अगर डाइट अच्छी है, वर्कआउट अच्छी है, तो अच्छी बॉडी बनेगी। अगर थोड़ा सा 19-20 हो गया, इधर का उधर हो गया, फिर भी बॉडी उस हिसाब से वेरी करती है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे भी डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है। अगर हम लोग चाहे, माई बॉडी इज़ नॉट जेनेटिकली गिफ्टेड एट ऑल, मुझे बॉडी मेंटेन करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, डाइट के मामले में भी, एक्सरसाइज के मामले में भी। सो आई एम नॉट अ जेनेटिकली गिफ्टेड पर्सन। लेकिन इसमें डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोग जो जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है, हमारी बॉडी नेचुरली न्यूट्रिशनल पार्टीशन अच्छे से नहीं करती है इन नॉर्मल सिचुएशन, वी कैन मेक आवर बॉडी लाइक द जेनेटिकली गिफ्टेड पीपल, वी कैन। बट इसके लिए हमें हमारे बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि हमारी बॉडी भी गिफ्टेड लोगों की तरह न्यूट्रिशन पार्टीशन करना सीख जाए। और वो कैसे, वो भी ध्यान से सुनिए। तो ये जो डिफरेंस है गिफ्टेड और नॉन गिफ्टेड का, ये तो आपको पता चल ही गया होगा दैट दिस इज mainly because of the genetic properties. Everybody do not have the same genetic characteristic features. एंड इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेस्टोस्टेरॉन एंड कॉर्टिजोल लेवल्स एंड टेस्टोस्टेरॉन सेंसिटिविटी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी बॉडी डिसाइड करती है कि जो कैलोरी इनटेक हुआ है उसको कहाँ भेजना है, मसल में या स्टोर करना है एज फैट। अगर न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग अच्छे से हो रही है एंड इफ द कैलोरीज आर डायरेक्टली गोइंग टू आवर मसल्स, तो मसल को फ्यूल मिल रहा है, मसल का ग्लाइकोजन स्टोरेज इंक्रीज हो रहा है, ग्लाइकोजन स्टोरेज इंक्रीज हो रहा है, तो मसल का जो रिकवरी रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, मसल बिल्डअप जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, मसल का वर्किंग कैपेसिटी भी एफिशिएंट हो जाता है और भी विथ टाइम। और ऐसे ही करके अल्टीमेटली जो आपका डिज़ायर्ड मसल गेन गोल है वो आपको अचीव हो जाती है, अगर न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग सही से हो रही है तो देखिए कौन सी फैक्टर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मैटर में, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन ही मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर है फॉर अ गुड न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग। तो अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप ओबीस हैं, अगर ओवरवेट हैं आप, तो इस मैटर में आपकी जो बॉडी है उसका न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग काफ़ी इनएफिशिएंट होती है, इनएफिशिएंट है या फिर डिसफंक्शनल है इफ़ यू आर डायबिटिक और यू आर ओवरवेट। और अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, इन दैट केस ऑल्सो हमारी न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग कैपेसिटी या तो बहुत स्लो होती है या फिर बिल्कुल ना के बराबर होती है, इट इज़ कंप्लीटली डिसफंक्शनल। तो इंसुलिन कैसे ये गुड एंड बैड पार्टीशनिंग को डिटरमाइन करती है वो जान लेते हैं। तो ये जो इंसुलिन है हमारे बॉडी में, दिस ट्राइज टू गेट इनटू द मसल सेल्स में एंटर करने की कोशिश करती है बाय कॉन्टैक्टिंग द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द मसल सेल्स।
तो ये जो ये कांटेक्ट करने की कोशिश करती है रिसेप्टर को, सो दैट इट कैन एंटर द मसल सेल्स। ये जो सिंपल सा चीज़ है, सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंट लोगों में नहीं हो पाता है। वहाँ पे इंसुलिन ट्राई किए जाती है ताकि वो घुस सके मसल सेल में, लेकिन उसका ये जो कोशिश है, इट गेट्स इग्नोर्ड in insulin resistant people. So if the insulin is unable to perform this function, then what happens? ये इंसुलिन एक प्रोटीन जिसका नाम है GLUT4, ये GLUT4 प्रोटीन को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। इट एक्टिवेट्स इन नॉर्मल पीपल, इंसुलिन एक्टिवेट करती है इस GLUT4 प्रोटीन को। ये GLUT4 प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद सेल्स के अंदर ग्लूकोज और इंसुलिन के साथ आया हुआ ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स BCAA को मसल सेल में घुसाती है। But in insulin resistant people, जिनके मामले में इंसुलिन अपना काम नॉर्मली नहीं कर पाती है, in them this GLUT4 protein, it does not receive the call because they are insulin resistant. तो अगर GLUT4 प्रोटीन एक्टिवेट ही नहीं होता है, in that case मसल सेल्स के अंदर वो इंसुलिन के साथ आया हुआ ग्लूकोज और कुछ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, दे आर अनेबल टू एंटर द सेल। सो ऐसे में क्या होता है, इंसुलिन फाइनली कोशिश करना छोड़ देती है कि सिग्नल नहीं जा रहा है, इतनी बार कोशिश कर रही हूँ, इट गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। इंसान के हिसाब से सोचिए, बार बार कोशिश करते करते जब इंसान थक जाए तब छोड़ देता है। सो इंसुलिन ऑल्सो इट गिव्स अप, तो वो थोड़ी ना ग्लूकोज को अपने साथ रखेगी। इन दैट केस दिस ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स, और जैसे ही ये फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है ये ग्लूकोज, ये जाके हमारे बॉडी के जो प्रीमियम फैट स्टोरेज सेंटर्स है, जो कि है हमारा बेली, लव हैंडल एरियाज, थाई पोर्शन, और ऐसे ही जो सबसे ज़्यादा फैट प्रोन एरियाज हैं, वहाँ पे जाके ये एक्स्ट्रा फैट स्टोर हो जाती है। और आपको पता लग रहा है, जितना ज़्यादा ऐसे फैट स्टोरेज होता जाएगा, हम उतना ही वेट गेन करते जाएंगे, अनहेल्दी वेट गेन करते जाएंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन इंसुलिन रेजिस्टेंट पीपल। दिस इज हाउ दे गेन वेट एंड दे बिकम प्रे टू ओबेसिटी। और अभी जान लीजिए कि इंसुलिन सेंसिटिव लोगों में ये कैसे वर्क करती है। इंसुलिन सेंसिटिव लोगों में जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है, BCAA है, ये काफ़ी इजीली सेल्स में, मसल सेल्स में एंटर हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे इंसुलिन जो रिसेप्टर्स के साथ, मसल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन कर पाती है। तो जब भी ये कांटेक्ट हो पाती है, मैंने पहले ही बताया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंट लोगों में ये कनेक्शन, ये इंसुलिन जो एक्टिवेट करने की कोशिश करती है GLUT4 को, ये एक्टिवेशन नहीं हो पाती है, एंड दैट इज वाई ऑल द प्रॉब्लम्स हैपन, कि कैसे वेट गेन एंड होती है। बट दिस इज नॉट द केस फॉर इंसुलिन सेंसिटिव पीपल। इंसुलिन सेंसिटिव लोगों में इंसुलिन बहुत ही इजीली रिसेप्टर्स के साथ कांटेक्ट बना के मसल सेल्स में ग्लूकोज और BCAA कार्बोहाइड्रेट्स को एंटर कर पाती है।
और जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाता है इन इंसुलिन सेंसिटिव पीपल, जैसे ही सक्सेसफुल हो जाती है तुरंत वो GLUT4 प्रोटीन जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंट लोगों में एक्टिवेट नहीं हो पाती है, वो उतना ही इजीली इंसुलिन सेंसिटिव लोगों में एक्टिवेट हो जाती है। तो जैसे ही GLUT4 एक्टिवेट हो गई, GLUT4 प्रोटीन, वो तुरंत ही वो कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज, वो BCAA ले लेती है, इट रिसीव्स एंड देन इट इज सेंट टू द सेल मशीनरी फॉर प्रोसेसिंग। और यही से जो सक्सेसफुली सेल्स के मशीन में चला गया ये ग्लूकोज, BCAA एंड एवरीथिंग, वहाँ से हेल्दी मसल सेल्स तैयार होना शुरू हो जाती है और यहाँ से जो न्यू हेल्दी मसल सेल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के साथ मसल ग्रोथ होती रहती है, जो डिज़ायर्ड बॉडी गोल्स है वो अचीव होती है, प्रोवाइडेड कि इसके साथ साथ हम लोग सही से वर्कआउट करें और सही से डाइट ले। इसको बहुत ही ध्यान में रखना होगा। गुड वर्कआउट एंड गुड डाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ही डिपेंड करती है ऑन अ गुड वर्कआउट एंड डाइट। आइए जान लेते हैं अभी कि अगर हमारी बॉडी बैड पार्टीशनिंग करती है या बिल्कुल न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग नहीं कर पाती है, तो ऐसे में कौन से चीज़, कौन सा रेमेडीज़ हम ट्राई कर सकते हैं टू मेक आवर बॉडी एज गुड एज दोज हु आर जेनेटिकली गिफ्टेड। आइए जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक। आप कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं? सिंपल कार्ब्स ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हैं, कब ले रहे हैं? बिफोर वर्कआउट ले रहे हैं, आफ्टर वर्कआउट ले रहे हैं, रात में सोने जाने से पहले ले रहे हैं, या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या लंच में ले रहे हैं? दिस थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि आप कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट किस टाइम पे और कितना अमाउंट में इनटेक कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू सी, चाहे आप कितना भी जेनेटिकली गिफ्टेड क्यों ना हो, अगर आप आपके डेली कार्बोहाइड्रेट इनटेक को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे तो ऐसे में जेनेटिकली गिफ्टेड जो लोग हैं उनकी भी बॉडी धीरे धीरे नॉन गिफ्टेड लोगों की तरह या ओवरवेट लोगों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। चाहे आप कितना भी गिफ्टेड क्यों ना हो, आप आंखें बंद करके अपने डेली रिक्वायरमेंट को ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते इवन इफ़ यू आर गिफ्टेड, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सेस कार्ब आप खाएंगे, इट इज़ नॉट कि आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक ही बंद कर देंगे। ऐसे मैटर में आपका कभी मस्कुलर गेन होगा ही नहीं। मैंने पहले एक वीडियो बनाया है कि आपको कितना और कैसा कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, द राइट अमाउंट, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मैंने वीडियो पहले बनाया है। तो आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है कि आपको कितना कार्ब इंटेक करना है डेली। तो वो जो रेंज है जो आपके लिए एप्लीकेबल है, अगर आप उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे तो ऐसे में आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो घटता जाएगा, और जितना इंसुलिन सेंसिटिविटी घटेगा मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते ही क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और कैसे फैट स्टोरेज बढ़ जाती है वो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप कितना कार्ब इंटेक कर रहे हैं।
रेमेडी नंबर 2, एक सप्लीमेंट है, कॉम्पाउंड टू बी स्पेसिफिक, जिसका नाम है, जिस कंपाउंड का नाम है साइनिडिन 3 ग्लूकोसाइड। ये कंपाउंड है जो एज अ सप्लीमेंट आप इनटेक कर सकते हैं टू एनहांस गुड न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग। ये आपको बेरीज में नेचुरल, अगर आप नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड करना चाहते हैं देन यू कैन हैव बेरीज, लेंटिल्स, बीन्स, इन सब में ये कंपाउंड काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में मिल जाती है थ्रू नेचुरल फूड। और अगर आपको ये इनफ नहीं मिल रही है नेचुरल फूड के थ्रू, यू कैन गो फॉर सप्लीमेंटेशन विच कंटेन्स साइनिडिन 3 ग्लूकोसाइड। ये आपके न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग को इन्हेंस करती है, बूस्ट करती है और बिल्कुल जेनेटिकली गिफ्टेड लोगों की तरह बना देती है। तो ऐसे में आप जो भी इंटेक करते हैं, दैट स्ट्रेट ऑफ दैट कैलोरी गोज टू द मसल and it does not get stored as fat. How does it work? ये कंपाउंड हमारे सेल्स के इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देती है। तो अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है देन वो हमारे फेवर में कैसे काम करती है वो भी मैंने आपको मैकेनिज्म थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी। और जो भी कैलोरीज हम लोग बर्न करते हैं इंसुलिन सेंसिटिव होने के बाद, जो भी कैलोरीज हम लोग बर्न करते हैं दैट बर्न्स फ्रॉम द फैट स्टोरेज। और एक बार लास्ट पॉइंट, आपके खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ा दीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपके न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग को बहुत अच्छा बना देती है, इट एनहांसेस द न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग। तो आपको इस वीडियो के कंक्लूजन में क्या पता चला? इट इज़ कि जो भी है हमारे बॉडी के इंसुलिन सेंसिटिविटी को हमको इंक्रीज करना है टू बिकम मोर एथलेटिक, मोर एफिशिएंट बॉडीली। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्सरसाइज। बिल्कुल, वो तो आप ध्यान में रखेंगे कि आप कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, आपका साइनिडिन 3 ग्लूकोसाइड का मात्रा अब सही से मिल रहा है कि नहीं, ओमेगा 3 फैटी एसिड आप खा रहे हैं कि नहीं ठीक से, वो सब तो ठीक है, सप्लीमेंटेशन एंड ऑल एवरीथिंग इज़ फाइन, मैक्रोज माइक्रोज सब ठीक है। बट इंसुलिन सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्कआउट। आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, जितना एफिशिएंटली वर्कआउट करेंगे, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी उतना इम्प्रूव होगा। और जितना इम्प्रूव होगा उतना ही जो नॉन गिफ्टेड लोग हैं हमारे तरह, हम जैसे लोग, इट वर्क्स द बेस्ट फॉर अस। हम उतना ही ज़्यादा, हमारी जो बॉडी है, the body start partitioning nutrition very well. कैलोरीज जाती है मसल में एंड कैलोरीज बर्न होती है फ्रॉम फैट स्टोरेज। सो जितना आप वर्कआउट करेंगे आपका सेंसिटिविटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा एंड उतना ही बॉडी का पार्टीशनिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन इंक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इम्प्रूव द पार्टीशनिंग कैपेसिटी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए बिकॉज ये कंसेप्ट बहुत से लोगों को नहीं पता है एंड वेरी पीपल इवन इन फिटनेस they also many people are unaware of this topic, nutritional partitioning. Many people are unaware. I am not telling कि everyone are unaware. तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई। टिल देन, see you in the next video. Stay healthy, stay safe, keep working out. Thank you.